ये जर्नल स्टडी का प्रश्न पत्र है जो हमारी सीरीज चलती है, उसका अगला प्रश्न पत्र है। इसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, उसके साथ कंप्यूटर और आपके रीजनिंग के, तो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हर बार आपका जो हम टेलीग्राम में इसका पीडीएफ डालते हैं वो हम टेलीग्राम में डाल देंगे, वहां से आप कर लीजिए, यहाँ से मिलान कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक बार में आपातकाल की उद्घोषणा अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकती है? एक बार में, जैसे राष्ट्रपति ने आपातकाल की उद्घोषणा करी और 1 महीने के अंदर उसे मंत्री परिषद की लिखित अनुमति मिल गई, तो संसद द्वारा उसे पारित कर दिया गया, तो ये समझिए कि वो आपका अनुमोदित होने के बाद 6 माह रहेगा। अगर आपातकाल और बढ़ाना है तो फिर अगली बार 6 माह के लिए और बढ़ाया जा सकेगा, और बढ़ाना है तो 6 माह के लिए और बढ़ाया जाएगा। जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, परंतु राज्यों में जो आपातकाल है वो अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन होगा अधिकतम एक बार में 6 महीने। 6 महीने के बाद उसे संसद से दोबारा अनुमोदित करके फिर से आपका लागू करना पड़ेगा। तो एक बार में इसकी अवधि 6 माह होती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त आपके 22 भाषाओं को स्थान प्राप्त है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, 14 में आपका जो 15वीं भाषा जोड़ी गई वो थी सिंधी, फिर उसके बाद 3 कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई, फिर उसके बाद 4 संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी जोड़ी गई। तो इस प्रकार से आपके टोटल आपके 22 भाषाएं हो गई। तो शुरुआत में 14 थी, 15वीं जो भाषा है सिंधी, आपके 15वीं भाषा के रूप में सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण तय किया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज से संबंधित है। इसमें जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, अधिनियमित किया गया, तो उसके द्वारा उस समय पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों के लिए 33% यानी कि 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। परंतु क्योंकि ये राज्य का विषय है, राज्यों को सौंप दिया गया, तो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने इस 33% की सीमा को बढ़ा करके 50% कर दिया। तो इसमें बिहार पहला राज्य था जिन्होंने 50% करा, उत्तराखंड दूसरा राज्य था जिसने पंचायतों में महिला आरक्षण को बढ़ा करके 50% किया। मूल जो आपका 73वां संविधान संशोधन है उसमें आपका महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो आपका 33% का ही प्रावधान किया गया था, 33%। अगला है, किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय स्वयं के आदेश के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं के आदेश की पुनरावलोकन, यानी कि उसने कोई डिसीजन दे दिया है तो क्या वो उस डिसीजन को दोबारा बदल सकता है? तो वो अपने डिसीजन की रिव्यू लेने की जो आपकी शक्ति है वो प्रदान होती है उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत, यानी कि अपने डिसीजन का भी खुद रिव्यू ले सकता है। ऐसा नहीं कि डिसीजन दे दिया तो वो अंतिम है, उसे वो स्वयं क्या कर सकता है, रिव्यू लेकर के बदल भी सकता है। ये उसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए ब्रेकडाउन प्लान किसने प्रस्तुत किया था? ब्रेकडाउन प्लान, भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो ब्रेकडाउन प्लान है वो आपका लॉर्ड बेवेल, जो भारत के अंतिम गवर्नर, एक तरीके से अंतिम ही थे क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन को तो आपका केवल भारत विभाजन के लिए लाया गया था, अंतिम से पहले कह सकते हो। तो भारत के जो लॉर्ड माउंटबेटन से पहले जो भारत के क्या थे, वाइसरॉय थे आपका लॉर्ड बेवल। तो लॉर्ड बेवल के द्वारा सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि वो जल्दी से जल्दी भारत छोड़ करके चले जाएं, तो उन्होंने जो सुझाव दिया था उसी को कहा जाता है ब्रेकडाउन प्लान, लॉर्ड बेवल का। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? प्रसिद्ध दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो जो दिल्ली चलो का नारा दिया है वो दिया है सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो
और उसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो, ये उन्होंने आजाद हिंद फौज थी जो उनकी, उसको दिया गया नारा था। तो उसका उद्देश्य ये था कि दिल्ली में जो ब्रिटिश सत्ता है उसे हटा करके उसकी जगह भारतीय सत्ता या आजाद हिंद फौज की जो अंतरिम सरकार थी उसकी सत्ता स्थापित की जाए। इसके लिए उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1934 में कांग्रेस का एक दल एक नई पार्टी के रूप में गठित हुआ था जिसे कांग्रेस समाजवादी पार्टी कहा जाता है। इसके जो मुख्य आपके निर्माता थे इस संगठन के, वो थे आपके जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी के नाम से भी जाना जाता है, और इनके सहयोगी थे इसमें आचार्य नरेंद्र देव। इन दोनों ने मिलकर के आपके कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी 1934 में। इसमें जयप्रकाश नारायण के साथ आचार्य नरेंद्र देव भी थे। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की मृत्यु किस अभियान में हुई थी? शेरशाह सूरी ने ये सभी अभियान किए। शेरशाह सूरी का जो आपका दिल्ली के शासक के रूप में, मुगल सत्ता के उत्तराधिकारी के रूप में जो कार्यकाल रहा है वो लगभग 5 साल का था। उसमें उसने राजपूताना की तरफ ये सारे के सारे जो अभियान है वो करे हुए थे, लेकिन इनमें से उनके जीवन का सबसे जो अंतिम अभियान था वो था कालिंजर अभियान। कालिंजर में आपका उप्पा मतलब एक तरीके का आपका तोप थी, तोपखाना, उसका जो आपका गोला है उसे छोड़ते समय कहा जाता है कि उसका गोला फट गया, जिसके कारण शेरशाह सूरी को बहुत गहरी चोटें लगी थी। हालांकि कालिंजर जीत चुका था वो, और उसने एक घोषणा करी कालिंजर जीत की, और उसी के साथ वहीं पर उसकी मृत्यु भी हो गई। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु आपके कालिंजर अभियान में हुई थी, जो कालिंजर के शासक राजपूताना के कीरत सिंह के विरुद्ध किया गया था। कीरत सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के अध्यक्ष के अलावा अन्य कितने सदस्य होते हैं? भारत में वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? ये टोटल 5 सदस्यीय आयोग है। एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में जो वित्त आयोग यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच जो आपके वित्तीय संसाधन है उनके बंटवारे की सिफारिश के लिए जो आयोग गठित किया जाता है, संवैधानिक आयोग है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रत्येक 5 साल में इसकी नियुक्ति की जाती है। तो इसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और उसमें 4 अन्य मेंबर होते हैं। भारत में आयकर के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसमें 4 प्रणालियां दी गई हैं। प्रतिगामी प्रणाली, प्रतिगामी का मतलब जिसमें आय बढ़ने के साथ आपके आयकर की दर बढ़ती जाती है। जैसे 1 लाख पर मतलब 10%, 5 लाख पर, उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, 5 लाख पर 20% हो गया, आपके 10 लाख पर 30 हो गया, मतलब बढ़ते चली जाएगी, उसे हम प्रतिगामी बोलते हैं। प्रतिगामी एक स्तर तक बढ़ेगी, यानी कि जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ेगा, ये थोड़ा उल्टा हो गया, जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो टैक्स की दर है कम हो जाएंगी। जैसे 10 लाख पे मान लो 10% लिया जाता है तो 20 लाख पे 9% लिया जाएगा, उसे प्रतिगामी बोलते हैं। आनुपातिक का मतलब है आय के बढ़ने के एक स्तर तक बढ़ेगी, फिर उसके बाद घटेगी। पहले बढ़ेगी, जैसे मान लो 10 लाख पर 5% है, 20 लाख पर 10% है, तो 30 लाख पर 30% है, 40 लाख पर 30 से घट करके 25। पहले बढ़ी फिर दर घट गई। और प्रगतिशील का मतलब है जिसमें बढ़ती चली जाए, आय के जो आपका स्तर है उसके साथ साथ आयकर की दर बढ़ती चली जाए। 10 में 10%, 20 में 20%, 30 में 30%, 50 में 50%, इस तरीके से ऊपर को चले। और अधोगामी का मतलब है एक हद तक बढ़े और उसके बाद रुक जाए। जैसे भारत में क्या होता है, जैसे आपका आजकल की जो टैक्स दरें हैं 5%, 7.5%, 10%, 12%, फिर उसके 12.5%, 15%, 20%, 30%। 30% में स्टॉप हो जाएगा, फिर उसके बाद आप कितनी भी आय कर लो उसमें आपको 30% होगा। एक स्तर तक बढ़ना और उसके बाद रुक जाना, उसे बोलते हैं अधोगामी। भारत में जो आयकर प्रणाली अपनाई जाती है वो आपके अधोगामी प्रणाली है। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? इंपीरियल बैंक
देखो, जो आपका एसबीआई है उसका इतिहास बहुत पुराना है। वो पहले आपके 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास। 1921 में इन तीनों बैंकों का एकीकरण करके अंग्रेजों ने इसे नाम दिया था इंपीरियल बैंक। 1921 में इन्हें नाम दिया था इंपीरियल बैंक। और आजादी के बाद 1955 में भारत सरकार ने इस इंपीरियल बैंक को आपका राष्ट्रीयकरण करके, यानी कि इस इंपीरियल बैंक के 51% से अधिक शेयर भारत सरकार ने खरीद लिए और इसका राष्ट्रीयकरण करके इसे भारतीय आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुदी। कौन सी है? अनाईमुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। किस मिट्टी में सबसे कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो जो काली मिट्टी है उसकी जल धारण क्षमता बहुत ज्यादा होती है, लंबे समय तक जल को प्रिजर्व रख सकती है। इस वजह से काली मिट्टी की जो आपकी जल धारण क्षमता ज्यादा है, तो इसी के कारण आपका इसमें पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्राकृतिक रेशम, कृत्रिम नहीं, प्राकृतिक रेशम उत्पादन में पहले स्थान पर है चीन और उसके बाद दूसरे स्थान पर है भारत। प्राकृतिक रेशम उत्पादन में भारत का नंबर दूसरा है पूरे विश्व में। पहले नंबर पर चाइना है। चाइना से ही आपका विश्व के लिए सिल्क रूट होकर के गुजरता है, मतलब रेशम मार्ग, जहां से वो पूरे दुनिया को रेशम की सप्लाई दिया करता था। जल की स्थायी कठोरता दूर करने की विधि है स्थायी कठोरता, जैसे उबालना है, छानना है। छानने से तो ना स्थायी होती है ना स्थायी, उबालना है, इससे आपका क्या होता है, आपके अस्थायी कठोरता तो दूर हो जाती है, स्थायी नहीं होती। और जो आपका क्लार्क विधि है जिसमें आपका बुझा हुआ चूना डाला जाता है, यह भी आपका अस्थायी कठोरता दूर करने की, स्थायी कठोरता दूर करने की जो विधि है उसे बोलते हैं परम्यूटेड विधि या जियोलाइट विधि। इसमें आपके सोडियम के आयन डाल करके उसमें आपका प्रतिक्रिया करा करके जो आपके स्थायी कठोरता वाले तत्व होते हैं उनको पानी से अलग कर लिया जाता है। तो ये आपका डी सही है, परम्यूटेड विधि या जियोलाइट विधि बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर है। कमांड की सूचियां जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रकट होती हैं क्या कहलाती हैं? कमांड की सूचियां जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होती हैं उन्हें कहते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिनसे आपका जो यूजर है उन ग्राफिक्स के माध्यम से क्या कर पाता है, संबंध, इंटरफेस कर पाता है कंप्यूटर के साथ। ब्लॉग, ये आपका ब्लॉग शब्द है। ब्लॉग शब्द किन दो शब्दों का संयोजन है? ये आपका वेब और लॉग, वेब और लॉग शब्द से मिलता है। ये वेब लिखा है, गलत है। ये वेब और लॉन्ग लिखा है, ये भी गलत है। ये वेड लिखा है और लॉन्ग लिखा है। तो इसका सही उत्तर वेब धन लॉग है, वेब लॉग, इसी से बनता है ब्लॉग शब्द। अगला असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, और इसमें से कोई नहीं। असेंबली जो लैंग्वेज होती है वो होती है लो लेवल लैंग्वेज। कैसी? लो लेवल लैंग्वेज। अगला, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर में आ गई त्रुटियों यानी कि बग, खराबियों को दूर करने वाला जो आपका प्रोग्राम है उसे पेंच बोलते हैं, पेंच। अगला क्वेश्चन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चांद के मिशन पर जाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति जो चांद पर उतरे थे, उनके साथ जाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? वो था बज ऑल्ड्रिन। बज ऑल्ड्रिन ये व्यक्ति गया था। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग के, हाँ ये क्वेश्चन, जिस प्रकार 24 का संबंध है 60 के साथ, उसी प्रकार 210 का संबंध इनमें से किसके साथ होगा? तो इसमें देखिए किया क्या इन्होंने, ये 3 का क्यूब -3 है, 27 - 3। अगला वाला
4 का क्यूब माइनस 4 है, 64 माइनस 4। तो इसी प्रकार ये क्या है, 6 का क्यूब 216 माइनस 6 है। तो अब हम 7 का क्यूब माइनस 7 करते हैं। 7 का क्यूब कितना होता है 343, उसमें से 7 घटा देते हैं तो यहां आएगा 336। तो ये इसका सही आंसर है। जानकी अपने घर से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चली, वहां से वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली, फिर दोबारा दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। वह अब किस दिशा में जा रही है? तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। जानकी अपने घर से 2 किलोमीटर कहां चली? उत्तर की ओर। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से चली, घर है। 2 किलोमीटर कहां चली? उत्तर की ओर। वहां से वो दाईं ओर मुड़ी, दाहिना कौन सा है? ये वाला। कितना चली? 1 किलोमीटर। फिर वो दोबारा दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। दाएं मुड़ी तो दाया कौन सा है? ये वाला। फिर कितना चली है? 2 किलोमीटर। वह अब किस दिशा में जा रही है? तो ये सिरा किस ओर है? दक्षिण दिशा। किस दिशा में? वो ये नहीं कह रहा है कि अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, वो पूछ रहा है वो अब किस दिशा में जा रही है। तो उसका मुख किस ओर है? दक्षिण दिशा की ओर। तो दक्षिण की ओर जा रही है। अगला क्वेश्चन है, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है। 2 स्थितियां दी गई है। जब एक संख्या ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी? 2 स्थितियां, ये एक ही पासा है, 2 अलग अलग स्थितियों में रखा है। एक बार देखो, एक यहां दिखा रखा है, 6 यहां, 5 यहां, 4 लेकिन धुरी में। तो इसका मतलब ये पासा 4 को हिलाए बगैर घुमा है, ऐसे घुमा है इस डायरेक्शन में, ना कि ऐसे घुमा, बल्कि ऐसे घुमा। 4 अपनी जगह पर ही है, देखो दोनों स्थितियों में। तो इसका मतलब अगर ये 6 यहां पर था और यहां पर आया तो क्या होगा बताओ? तो 6 अगर यहां पर था और यहां पर आया है तो इसका मतलब इसके पीछे कौन चला गया है? 1। ऐसे घुमा तो 6 यहां से कहां पर आ गया? यहां। 1 यहां चला गया, उसके सामने 5 आ गया, यानी कि 5 के अपोजिट कौन है? 1 है। किसके अपोजिट पूछा है? एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। जब एक संख्या ऊपर हो तो नीचे कौन होगी? एक हमेशा 1 के अपोजिट क्या कौन रहेगा? इसमें 5 ही रहेगा, क्योंकि 1 के अपोजिट कौन है? 5 ही रहेगा। क्योंकि देखो ऐसे एक बार घुमाने में आपका क्या हो गया है? ये 6 चला गया है यहां, 1 चला गया क्या? पीछे। देखो यहां पर था 6, अब कहां पर आ गया है? यहां पर। तो 1 कहां चला गया है? पीछे। यहां कौन दिख रहा है? 5। तो इसका मतलब इसके अपोजिट 5 है। अगला क्वेश्चन है, ये कोडिंग डिकोडिंग का है। जिस प्रकार CLOSE को क्या लिखता है? DNRWJ, तो ओपन को क्या लिखेगा? तो इसमें आपका क्या है? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। तो C को लिखा है D, C को लिखा है D, तो प्लस 1 है। फिर L को लिखा है N, 1 2 प्लस 2 है। फिर क्या लिखा है? O को R, 1 2 3 प्लस 3 है। फिर क्या लिखा है? S को W, 1 2 3 4 प्लस 4 है। और E को लिखा है J, 1 2 3 4 5 प्लस 5 है। तो हर एक को बराबर के लिख रहा है। तो O को लिखो प्लस 1, O का प्लस 1 क्या हो गया? P, और P को लिखो प्लस 2, क्या आ गया? R। E को लिखो प्लस 3, 1 2 3 H, और N को लिखो प्लस 4, 1 2 3 4, तो R। PRHR क्या आया? PRHR, यानी कि 3 सही आंसर हो गया इसका। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है रक्त संबंध का। A B की बहन है, ये A है, ये B है। बहन है किसकी? तीर लगा लो, B की। सॉरी, क्या है? EB की बहन है, A नहीं। E बहन है किसकी? B की। A C का पिता है। अब इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। B C का पुत्र है। B पुत्र है किसका? C का। अब यहां आ जाओ A और C में। A C का पिता है, यानी कि A C का पिता है, तो A का पुत्र कौन है? C। तब A का E के साथ क्या संबंध होगा? इसका इसके साथ क्या संबंध है?
ए क्या है ये बताना है, ए का संबंध बताना है ए के साथ। तो ए का पुत्र कौन है? सी, और सी का पुत्र कौन है? बी। तो ए का बी क्या हुआ? पोता। पोते की बहन क्या हुई? पोती। क्या हुई? पोती। ये तो ई का संबंध हो गया। ए का संबंध क्या होगा ए के साथ? पोती का क्या होगा? ए दादा। क्या होगा? दादा। तो इसका सही आंसर होगा ये 25 क्वेश्चन है आपके। आप कमेंट करके बताइए आपको कैसे लग रहे हैं। समीक्षा अधिकारी की डेट आपकी निश्चित हो चुकी है 17 दिसंबर। तो आप उसी हिसाब से अपने कैलेंडर के हिसाब से तैयारी कीजिए, बहुत शानदार है। और इसके अलावा हम बहुत ही जल्द आपके अगले 10-15 दिनों के अंदर अपना पूरा जो कोर्स है वो लॉन्च कर देंगे। उसके लिए जो भी आपके ऑनलाइन क्लासेज हैं और उसके साथ साथ आपके ऑनलाइन क्लासेज के साथ साथ उसकी रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, और जहां पर हमें लगेगा कि सिलेबस में कमी बेसी हो रही है वहां पर आपका जो भी हमारे हैंड राइटिंग नोट्स होते हैं, आपके क्लास नोट्स, वो भी अवेलेबल हम ऐप के माध्यम से आपको कराने जा रहे हैं। तो फिलहाल आपके ये जो क्वेश्चन है इन्हें आप करते रहिए, ये लगातार आपको मिलते रहेंगे आगे आने वाले पेपरों के लिए। तो कुल मिलाकर के आपके लिए ये तैयारी का बहुत शानदार मौका है। और YouTube में भी हम कोशिश करेंगे कि जो अतिरिक्त सामग्री आपके काम आ सके वो हम लाने का प्रयास करेंगे।